नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। भरोसे के साथ भाजपा ने चुनावी अभियान का आगाज किया और अब की बार 400 पार के नारे के साथ सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ी। पहले चरण के चुनाव के बाद विरोधियों के तेवर तल्ख हुए और भरोसा भारी पड़ता दिखा। दूसरे चरण के बाद मोदी के कद के अनुरूप विरोधी खेमे से दावेदार खोजा जाने लगा। क्या 400 पार का लक्ष्य चूकता दिख रहा? सवाल तो पूछेंगे, पहले देखिए चल क्या रहा। साल में 5 प्रधानमंत्री। तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। पीएम पद के लिए आईएनडीआई गठबंधन का फॉर्मूला। ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, पांचवें साल पांचवा पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? तीसरी जीत का भरोसा तो विपक्ष की चर्चा क्यों? दावा 400 पार, क्या नैया फंसी मझधार? सवाल तो पूछेंगे और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है राजद की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं, भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रभात मालाकार जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभात जी से करते हैं। प्रभात जी, जब भरोसा है कि 400 पार, तो विपक्ष क्या कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 400 पार के साथ जो शुरुआत हुई थी, अब विपक्षी खेमे से कौन मोदी के कद के बराबर का चेहरा होगा या कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? कितने प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे? इससे क्या मतलब है बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पर देश देख रहा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चेहरा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी 2014 में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर चुनाव लड़ा। उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी और अटल जी के चेहरे पर चुनाव हमने लड़ा। तो आखिर ये जो बारात निकल रही है, इसका दूल्हा कौन? कि या सब दूल्हे हैं? एक क्रिकेट टीम भी होता है तो उसका 12, 14, 15 का भी कोई टीम होता है तो उसका भी कोई कैप्टन होता है। तो इनका तो कोई कैप्टन नहीं है। तो देश को जो ये अस्थिर वातावरण में ले जाने का प्रयास जो कि संभव होना नहीं है, लेकिन इनकी मंशा क्या है कि ये ऐसा बारात है जिसके सब दूल्हा हैं और किसी का विवाह ना होना है, ये भी तय है। तो देश अस्थिर नहीं हो। आज अन्य राज्यों में आप देखिए, आज तक महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा। अस्थिरता का वातावरण रहा। तो निश्चित तौर पर देश अस्थिर नहीं हो। इतना आज जो 10 वर्षों में जो भारत पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ा है, चाहे वो जीडीपी 8.4% करके हो, जो या 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंचे हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पर हम 4 जून 400 पार करेंगे। तो विपक्ष का तो कोई ना नेता है, ना कोई नियत है, ना कोई नियति है। और रही बात कि पहले चरण हम विकास के आधार पर ही चुनाव जीतेंगे और समय समय पे, चूंकि सब मैनिफेस्टो, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है और उसका आकलन करना आप मीडिया वालों का काम होता है। तो मीडिया वाले ने आकलन में कुछ देरी हुई तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से यह बात आया कि इनके मैनिफेस्टो में क्या है। तो ये आज देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? नहीं, जब देश संभालने का मौका ही नहीं मिलेगा, देश की कमान जनता इनके हाथ में सौंपने ही नहीं वाली है, अगर भाजपा की बात करें तो वो ऐसा विचार रख रहे हैं, तो फिर किस दिशा में ले जाएंगे, ये सवाल कहां आता है? देश की महत्वपूर्ण पार्टी होने के कारण, देश की जिम्मेवार पार्टी होने के कारण हमारा दायित्व बनता है कि दूसरे पार्टी की मंशा क्या है, दूसरे पार्टी की नीयत क्या है, सामने वाला क्या कर सकता है और क्या सोच के तहत आगे बढ़ रहा है। तो ये भी जनता को, तो ये भी तो हम बताएंगे ना। चलिए, तो आप ये बता रहे हैं। शिशिर जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिशिर जी, अब तक मतलब जब गठबंधन बन रहा था, आईएनडीआई अलायंस तैयार हो रहा था, उस समय यह सवाल खड़ा हुआ था कि चेहरा कौन होगा, नेतृत्वकारी भूमिका में कौन होगा। लेकिन चुनाव के अभियान के दौरान इस तरह की बातें नहीं सामने आ रही थी। 2 चरणों का चुनाव खत्म हुआ, तब अब एक बार फिर से वो पुराने सवाल लाए जा रहे हैं सामने। क्या वजह लग रही है?
देखिए दीपक जी, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ये जो 2 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें खुद को जिस स्थिति में पा रही है, डरी हुई है वो। इस 2 चरणों के चुनाव में जनता ने अपना जो है वो हिसाब किताब लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि किस हिसाब से किस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी आई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जुमला गढ़ रही है। वैसे भी भाजपा जो है उसको हम लोग भारतीय जुमला पार्टी ही कहते हैं। अब बताइए नहीं, जुमला ही तो है। अब की बार 400 पार, तो इस बार क्या होगा? सवाल क्या है कि जिस प्रकार से अभी हमारे भाजपा के मित्र बता रहे थे मोदी की गारंटी। अब जरा मैं मोदी की गारंटी की बात कर लेता हूं दीपक जी। जरा समझिए, नरेंद्र मोदी जी बिहार आए। आपको पता है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी नवादा आए थे, गिरिराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे वहां से, और उन्होंने नवादा में गिरिराज सिंह जी की उपस्थिति में जो है वो जनता से वादा किया कि बारसलीगंज की चीनी मिल जो है, जो वर्षों से पड़ी है, बंद पड़ी है, उसको हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगली बार नवादा आएंगे तो इसी वारसलीगंज के चीनी मिल की चाय पिएंगे। क्या हुआ दीपक जी उन वादों का? दूसरी तरफ आ जाइए, मगध, अभी जस्ट मगध क्षेत्र में आए थे, गया में आए थे। उससे पहले 2014 में जहानाबाद में सभा थी। अरुण कुमार जी जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि गया केंद्र है मगध का, इसीलिए मैं वहां पे ले जा रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने जनता से वादा किया था। क्या वादा किया था? वादा यह किया था कि प्रधानमंत्री जी को किसी ने बताया कि इस इलाके में दलहन की खेती अच्छी होती है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि यहां पे दलहन की एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। क्या हुआ दीपक जी? आज तक 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, सत्ता में है, कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर के हम भाजपा और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं जो जनता के सामने इस प्रकार की वादा करके और किसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं? तो ये शुद्ध रूप से इनका जुमला है। और मुख्य रूप से बात यह है दीपक जी कि जनता से जो जनता का डिमांड है और जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, उस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी दिमाग जो है वो भरमाना चाहती है उनका, और इसीलिए इस प्रकार की बातें जो है वो सामने लाती हैं। मुख्य मुद्दे पे बाकी भाजपा को करने का कोई भाजपा मुद्दे से भटकाना चाहती है भाजपा। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, लेकिन अगर भाजपा ये सवाल कर रही है कि विरोधी खेमे से कौन नेतृत्वकारी भूमिका में होगा, और ये बता रही है कि वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री के दावेदार लेकर आएंगे अगर उनकी संभावना बनती है सरकार बनाने की, तो ये गलत भी तो नहीं है? अरुण जी क्या कहेंगे? 400 पार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 चरण तक इस तरह का बयान नहीं। 2 चरण चुनाव होने के बाद इस तरह का बयान आ रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना? समझाइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और 2 चरण के बाद ही 400 पार का नारा गायब हो गया। अब तो ये बेचैन और बुखलाहट में है। आप देखेंगे कि लगातार इनका जो है नारा और भाषण बदल रहा है। कभी सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, फिर परिवारवादी परिवारवादी, भ्रष्टाचार भी इनके मुख से गए, परिवारवाद की बात करते करते वो भी थक गए, वो भी गए। देखा भाई अब तो दाल गलने वाला नहीं है। उसके बाद आगे मंगलसूत्र पे, उस पर भी दाल नहीं गला। तो अलग अलग तरीके से ये तीर फेंक रही, हमें जुमला परोस रही। अब जनता के बीच से कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरह इन लोगों को महसूस हो गया कि 400 पार की जो बात हम करते थे, अब 2 चरण के बाद 190 सीट का जो चुनाव हुआ वहां तो कहीं नहीं है।
इनको अब महसूस होने लगा कि 400 क्या तो 150 पार भी होना मुश्किल है। तो इस तरह का अब बातें कर रहे हैं जनता। अब देखो भाई, अब 5 पीएम, अब तो 5 पीएम के दावेदार तो अब भारतीय जनता पार्टी के नजर में है। हमारे पास बड़े 5 चेहरे हैं पीएम के, और सरकार भी हम बना रहे हैं। ये अब कौन तो होगा? भारतीय जनता पार्टी और कौन होगा? प्रधानमंत्री पीएम का चेहरा भी स्पष्ट कहने कर दें। लगे। तो दीपक जी, ये लोग फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, और जिसका कारण देख रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी भी बिहार आ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी बिहार आ रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आदरणीय हमारे नेता लालू जी का नाम जपते रहते हैं। बाबा जैसे लालू नाम केवलम, या कहिए कि पूरा भाजपाई बिहार आने के बाद तमाम भाजपाई लालू फोबिया से ग्रसित हो चुके हैं, और कुछ नहीं है, इनको उपलब्धि कुछ नहीं है। उपलब्धि ना बताना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, पूर्णिया से एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं हुआ, भागलपुर से एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं हुआ, और अभी हमारे साथी बोल रहे थे नवादा की बात, चंपारण में भी इन्होंने यही कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो दोबारा जब आएंगे तो बंद पड़ी जो चीनी मिल है चंपारण का, वो खुलेंगे और इसी मिल की चाय, चीनी की चाय पिएंगे। तो अब कितना जुमला परोसेंगे। अब केंद्र में भी 10 साल से सरकार में, बिहार में भी 17 साल से मुद्दे की बात नहीं करते। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी चरम पर है। आजादी के बाद इतनी महंगाई कभी नहीं था देश में, इतनी गरीबी कभी नहीं था, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं था। तो जो भी वादे करके आए, एक भी वादे ये बताने को तैयार नहीं किए हमने पूरा किया। और इनका फिर से जो मैनिफेस्टो है, जबकि देश का प्रमुख मुद्दा आम जनता का, आप लोगों ने भी सर्वे दिखाया, कई एजेंसियों ने दिखाया कि मूल सवाल जो जनता का है महंगाई और बेरोजगारी, और इस पर कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है इनके घोषणा पत्र में। तो जिसके कारण देख रहे हैं, खास करके मैं बिहार की बात करूं तो एनडीए के तमाम जो कैंडिडेट हैं इनके खदेड़ रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, बाइकआउट कर रही है, चाहे आप जहां भी चले जाएं। चलिए, तो जो शिशिर जी बता रहे हैं और अरुण जी बता रहे हैं, क्या वाकई वो वजह है कि अब बीजेपी को 400 पार के प्रभावशाली चुनावी कैंपेन का आगाज जिस लक्ष्य के साथ हुआ था, वो लक्ष्य चूकता दिख रहा है? हम इस विषय को थोड़ा और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं, प्रभात जी से जानते हैं। प्रभात जी, जिस तरह से बिहार के लोग इस बात से कुछ अनभिज्ञता वाली चीज़ नहीं है, कुछ नया नहीं है कि सरकार का कार्यकाल पूरा हुए बिना गठबंधन का स्वरूप बदल जाए या फिर मुख्यमंत्री बदल जाए, तो हम ये सब देखते आए हैं और उससे सरकार की कार्यविधि पर कोई फर्क शायद पड़ा नहीं है, क्योंकि आप भी उस गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। उस गठबंधन से बाहर होने के बाद भी उसी कार्यकाल में सरकार फिर से उसी रफ्तार से चलने लगी है, तो कोई फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो आप भी बेहतर समझ सकते हैं। तो अगर केंद्रीय स्तर पर ऐसा कुछ विपक्षी खेमा आपका करता है तो इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, मैं अभी शिशिर जी और अरुण जी कह रहे थे कि 10 वर्षों में क्या हुआ, तो आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पार किए, तो उसमें क्या बिहार के लोग नहीं हैं? 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो उसमें बिहार के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड का लाभ क्या बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा है? अभी 10 दिनों के अंदर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 10 दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। तो ये आज 2005 तक लालू यादव जी की सरकार थी, उस समय तक बिहार में पुल, कितने पुल थे? गंगा नदी पे 6, आज 14 से अधिक पुल है। तो इनको काम नहीं दिखता है, इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। आज देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें पे आ गई और हम लोग 3रे पे जाने वाले हैं। जीडीपी 8.4 है। इनके आरोपों का आपने जवाब दे दिया, अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि हम तो इस तरह की प्रक्रियाएं देखते आए हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एक साल में एक, दूसरे साल में दूसरा और 5वें साल में 5वां प्रधानमंत्री। तो बिहार में तो ये होता रहा है, क्या उससे सरकार की सेहत पर, सरकार की कार्य व्यवस्था पर, प्रणाली पर फर्क पड़ा क्या? नहीं, अभी तो हम हमारे विपक्षी दल इंडी गठबंधन के विपक्षी हमारे, तो हमें ये भी तो देखना है, देश की जनता को ये भी तो बताना है
कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जो अभी तक अपना नेता नहीं तय कर पाए, इनकी नीति तय नहीं हो पाई। अब आप बिहार की उदाहरण देख लीजिए, तेजस्वी यादव जो पूरे देश में 25 सीट पर लड़ रहे हैं और 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो पहले ये दोनों आपस में तय कर ले कि कौन कितना नौकरी देगा, कौन कितना केवाला लिखवाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कुछ मुआवजा देने की, मजदूरों को 400 450 देने की बात करते हैं, राहुल गांधी 400 देने की बात करते हैं। तो इनका ना कोई नियत स्पष्ट है, ना नियति स्पष्ट है, ना कोई नेता है। तो आखिर ये क्या कर रहे हैं? ये चुनावी पिकनिक तो नहीं मना रहे हैं। तो देश की जनता को ये भी तो बताना है। आखिर राहुल गांधी जी आज देख लीजिए कि राजस्थान में कांग्रेस जिस कैंडिडेट को खड़ा करती है उसी के खिलाफ निर्दलीयों को वहां मदद करती है। आज तेजस्वी यादव जी पूर्णिया के सभा में एनडीए को वोट देने की बात करते। तो ये लोग पहले से ये लोग सच्चाई को स्वीकार कर लिए हैं कि ये चारों खाने चित होने वाले हैं। तो बहुत जल्दी इन्होंने सच्चाई को स्वीकार कर एक लिया। सच्चाई तो आपने भी स्वीकार कर लिया ना कि इनकी संभावना बनती दिख रही है, तब तो इनके 5 प्रधानमंत्रियों की बात हो रही है। नहीं, देखिए 2 चरणों में तो ऐसा कुछ था नहीं। अभी बोल रहे थे सीसी जी, अरुण जी, तो हम कोई खगड़ा तो पढ़ नहीं रहे हैं कि सब दिन एक ही बात बोलेंगे। समसामयिक विषयों पर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि देश में जो आज चल रहा है और जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जो कम्युनिस्ट के मैनिफेस्टो में, जो आरजेडी के मैनिफेस्टो में जो बातें हैं वो लोगों के सामने रखने। अब कम्युनिस्ट कहता है कि परमाणु हमारी सरकार आएगी तो परमाणु हथियारों को हम समुद्र में डाल देंगे। तो देश को कहीं ना कहीं से कमजोर करने की नीयत है इन लोगों की। ये चाइना नहीं है, भारत है। आपके सहयोगियों के बीच एक बेहतर तालमेल नहीं है तो फिर ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? बेसिकली क्या है दीपक जी कि मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज्यादा भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये यही नहीं, इस पैनल में ही भ्रम नहीं फैला रहे, इनके प्रधानमंत्री जनता के बीच भी जाकर के और आंख में आंख डाल करके झूठ बोल करके आते हैं और उसको मोदी की गारंटी कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 2-3 बातें किया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट गारंटी पे हम फिर आ जाएंगे। हम वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री अच्छा एक सवाल मेरा समझ लीजिए। पंडित नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या पंडित नेहरू के सामने इस देश में कोई विकल्प था क्या? इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, क्या इंदिरा जी के सामने देश में कोई विकल्प था क्या? मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा, आप आ जाइए वाजपेयी जी के विषय में। वाजपेयी जी सर्वमान्य लीडर थे और उसके बाद सेकंड लाइनर में आडवाणी जी उनके उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। अब आप बताइए कि 2004 में जनता ने वाजपेयी जी को नकार दिया। मनमोहन सिंह जी कहीं से वो नहीं थे कि उनका चेहरा उस हिसाब से कि प्रधानमंत्री वो बने, प्रधानमंत्री बने ना, स्टेज और पे नहीं थे, वो नीचे और से सुन लीजिए, मेन स्टेज पे आ गए। और सुन लीजिए 2009 में यही आडवाणी जी हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को कमजोर प्रधानमंत्री जो है वो कहा। क्या हुआ 2009 में दीपक जी? 2009 में रिकॉर्ड वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी लाई और फिर से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। सवाल क्या है कि जनता विकल्प चुन देती है, विकल्प जनता के बीच आ जाता है। ये लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। चलिए तो अरुण जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वक्त अभाव है तो बराबर हो जाए चर्चा। अरुण जी, क्या वाकई ये माना जाए कि अब मुकाबले में 400 पार वाला लक्ष्य कहीं चूकता दिख रहा है? देखिए दीपक जी, तो स्पष्ट हो गया, ये तो क्लियर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया स्वतः अपने जुबान तो अब आप चेहरे की तलाश में जुटेंगे अरुण जी? नेतृत्व कौन करेगा? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ दीपक जी, शायद संविधान की जानकारी है कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी को या देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब या जानकारी है तो मानते नहीं है हमारे संविधान को। हमारा संविधान क्या कहता है दीपक जी? संविधान हमारा कहता है संसदीय प्रणाली के तहत हम प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, करेंगे। हमारा संविधान बाबा साहेब ने जो दिया है, देश संविधान से चलेगा कि मोदी जी के जुबान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी का जो उस संघ का अपना मैनिफेस्टो है उस आधार पे चलेगा? ये बताइए।
अरुण जी, तो आप भारत ये ने बताइए ना जो कि संविधान आपका दिया है, अलग अलग मैनिफेस्टो है, तो सबके मैनिफेस्टो की बात कैसे पूरी होगी? एक खिचड़ी मैनिफेस्टो भी तैयार किया जाएगा क्या, अगर बिल्कुल संभव होता है तो? बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अलग अलग तो मैनिफेस्टो होना ही चाहिए। अलग अलग दल है, वहाँ ये चीज दिखना चाहिए ना। हमारा विचारधारा अलग है, काम करने का तौर तरीका अलग है, और फाइनली तो एक ही तरह मंजिल हमारा सबों का एक है। और हमारा जो मैनिफेस्टो है महंगाई कम करने की, हम अभी 1100 में सिलेंडर मिलता है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम 500 में देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है केंद्र सरकार में, उसे भरेंगे। उसके बाद नौकरी 70 अरुण जी, लाख ये नौकरी सवाल हम एक करेंगे। क्षेत्रीय पार्टी से और इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां इसी तरह का वादा करके सरकार में तो आ गई, लेकिन अब वादा पूरा करने के लिए उनके पास फंड नहीं है, केंद्र पर दोष मढ़ रहे हैं, केंद्र से पैसा मांग रहे हैं, कोर्ट में भी कई मामले चल रहे हैं राज्यों के। अब दीपक जी सुनिए, आपने देखा ना मनमोहन जी के सरकार में, हम तो वहाँ उस सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार से 22 MP था, और कितना हमने काम करने का काम किया, और बहुत सारे स्कीम लाने का काम किया, मनरेगा से लेके फूड सिक्योरिटी से लेके कितना बिहार को पंप पैसा वहाँ पे हुआ, और उसी पैसा का ये लोग जो डेवलपमेंट हुआ, और उसी का जो है कि गुणगान कर रहे हैं, माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाली बात कर रहे हैं। चलिए, अब वक्त हमारा खत्म हो गया। छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम शिशिर जी और प्रभात जी की भी ले लेते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट के टाइप ही दीजिएगा प्रभात जी। इन दोनों सहयोगियों ने जो कहा है, राजद और कांग्रेस का पक्ष जो रखा है, एक छोटी सी टिप्पणी आप अपनी तरफ से दीजिए। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने सच्चाई बयां कर दी कि कांग्रेस आज तक गांधी परिवार के अलावा विकल्प ही नहीं बनने दिया। गांधी परिवार नहीं कहा इन्होंने, आप गांधी परिवार ले लीजिए, प्रधानमंत्री जो थे उनका कोई विकल्प देश में नहीं दिख रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी का भी इन्होंने नाम लिया, वो मत भूलिए। जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, देश किनको प्रधानमंत्री देखना चाहता था ये भी लोग जानते हैं, इतिहास के पन्नों में जाइएगा तो। इंदिरा गांधी ने संविधान को ताड़ ताड़ करके इमरजेंसी लगाकर, मीडिया पे प्रतिबंध लगाकर 5 साल की सरकार को 6 साल कर दिया। आज राजीव गांधी खुद इनके स्वीकार किए कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। तो इन्होंने कभी कोई विकल्प, इनको राहुल, प्रियंका, शायद आप इनके जवाब में से एक नाम भूल गए। शाइनिंग इंडिया के बाद बीजेपी अंधेरे में चली गई। मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री थे। हाँ, और 2 टर्म मिला ना उन्हें। किसके पास था? जो मनमोहन सिंह जी जो अल्पसंख्यकों को बोला, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार था। प्रभात जी समय नहीं है, शिशिर जी एकदम क्लोजिंग छोटा रिमार्क। असल में ये समझना नहीं चाहते हैं दीपक जी, जो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र ही है कि इनके तो प्रवक्ताओं का भी वही चरित्र रहेगा, लाजमी सी बात है। लेकिन मैं जो कहना चाहता था आपको, आपने मैनिफेस्टो पे चर्चा की, तो मैं कंक्लूडिंग अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूं मैनिफेस्टो पे कि देखिए दीपक जी, होता यह है कि कोई भी अलायंस जब बनता है, अलायंस कई पार्टियों को मिला करके बनता है, और सारी पार्टियों के अलग अलग मैनिफेस्टोज होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि सबका जो समावेश है वो उनकी जनता के मुताबिक उसी हिसाब से और एक साथ फिर आकर के मिलते हैं। तो मेरा यह है कि कोई भी अलायंस जब बनता है दीपक जी, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनता है। चलिए, तो कॉमन एकदम वक्त नहीं है, हम इंडिया एक्सीड कर रहे हैं। नहीं, पब्लिक तक मैसेज चला गया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मैसेज पब्लिक तक चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, शिशिर जी और प्रभात जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत ही दिलचस्प चर्चा चल रही थी। फिलहाल हम आगे इसे कंटिन्यू रखेंगे और अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।